गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। थोड़े से टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो हम इसको टॉपिक्स को थोड़ी जल्दी में देखेंगे। थोड़ी स्पीड में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो आपको पता है कि इसका डेटा जो है फेज़ 2 का रिलीज़ कर दिया गया है। तो थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि क्या कह रहा है। थोड़ा सा एनकरेजिंग भी है डेटा, कुछ जगह पर जो है हमको इसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है हमें कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 हो गया है। मतलब क्या हुआ इसका, आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1 होता है तो वो बेस्ट एक जो है रिप्लेसमेंट रेट होता है एक तरह से। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके मदर और फादर, वो दो लोग हैं। तो जब वो दो बच्चे पैदा करेंगे तो अपने आप को वो रिप्लेस कर रहे हैं कि जब उन दोनों की जो है वो डेथ हो जाएगी तो आप दोनों ने आप उन्होंने जो दो बच्चे पैदा किए हैं उन्होंने उन दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए ये रिप्लेसमेंट रेट है। रिप्लेसमेंट रेट लेकिन होता है 2.1 की, मतलब दो जो है, क्योंकि दो लोगों की डेथ हुई है तो दो लोग जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब हमारा रिप्लेसमेंट रेट हो गया 2। अब हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया 2, मतलब कि आपका टोटल जो आपका रिप्लेसमेंट रेट है, जो कि आप मतलब कि दो लोगों के मरने पर दो लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं, या 10 लोगों के मरने पर 10 लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं पॉपुलेशन में, तो उससे हमारा थोड़ा कम हो गया है रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो है कंट्री में पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर ये भी बताया गया है इस डेटा के अंदर कि इंडिया में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो सेक्स रेशियो है वो विमेन के फेवर में आ गई है। मतलब विमेन ज़्यादा है इंडिया में और मेन कम है। ठीक है। लेकिन एनकरेजिंग ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेक्स रेशियो बर्थ के टाइम पर है वो अभी भी 929 है। मतलब उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। चिल्ड्रन जो स्टंटेड हैं, स्टंटेड कौन से होते हैं, जिनकी मतलब एज के हिसाब से वेट और एज के हिसाब से हाइट कम रह गई है, मतलब छोटे रह गए हैं वो, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन नहीं मिला है, वो स्टंटेड है। और जो वेस्टिंग वेस्टिंग किसको कहते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग किसको कहते हैं, जिनकी आपकी हाइट के हिसाब से उनका वेट कम होता है। ठीक है। तो ये भी क्यों होता है, आपकी न्यूट्रिशन की जो है अच्छी ना मिलने की वजह से ही होता है। तो उनकी जो रेट है वो भी थोड़ा सा ही बस हमको कम हो देखने को मिला है। सिर्फ 3% ही कम हुए हैं ऐसे बच्चे जिनकी जो स्टंटेड हैं और वेस्टेड होने वाले हैं। अनीमिया जो है वो बच्चों में, फीमेल में और मैन में, तीनों में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ में बर्थ भी इम्प्रूव हुआ है। जो बच्चे फुली वैक्सीनेटेड हैं वो भी बढ़ गए हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी, उसका भी ट्रेंड एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है मुंबई का, उसको नोडल एजेंसी बनाया है कि आप कुछ और एजेंसीज़ के साथ मिलके एक सर्वे करो कि हमारा हेल्थ के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कंट्री में। ठीक है। फैमिली हेल्थ के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है। तो ये वो यूएस की कुछ एजेंसी इसके साथ मिलके ये सर्वे करते हैं कंट्री में। ये बहुत ही एक तरह से रिलायबल सोर्स होता है ये। ठीक है। अब इसमें कैसा कैसा डेटा कलेक्ट किया जाता है, 131 तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये सब चीज़ों के ऊपर डेटा इकट्ठा किया जाता है। और जो है उसके बेसिस पे एक फैक्ट शीट तैयार की जाती है। उसके उसी फैक्ट शीट्स के ही जो है एनालिसिस करके एनएफएचएस का जो है डेटा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वाइज़र। तो वाइज़र एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, जो कि जर्मनी के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जेंडर इक्वालिटी और वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब इसका मतलब क्या है, इस वाइज़र स्कीम में हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो है जर्मन गवर्नमेंट मिलकर ऐसी लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजीशंस जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ऐसी रिसर्च को पोजीशंस या फिर एकेडमिक पोजीशंस में जो है वो सपोर्ट करेंगी वीमेन को, जिसमें लेटरल एंट्री अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है। मतलब लेटरल एंट्री मतलब समझ लो कोई एक प्रोग्राम था आपका एकेडमिक रिसर्च का, उसके अंदर शुरू में शायद वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, लेकिन उनको लेटरल एंट्री मिल सकेगी अगर उनके कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, उनके में पोटेंशियल है, तो उनको लेटरल एंट्री मिलेगी, वो उस प्रोजेक्ट में उनको ले लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें कोई ब्रेक इन करियर, कोई एज लिमिट नहीं है, बहुत ईजी पार्टिसिपेशन इसमें रखी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 39 लाख रुपीज़ पे करेगी और
€48,000 जो है वो जर्मन साइड जो है इन अवॉर्डीज़ को पे करने वाली है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिसर्च ग्रांट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टोटल जो है टोटल 20 अवार्ड्स हर साल दिए जाएंगे वाइजर प्रोग्राम में, ताकि विमेन जो है पार्टिसिपेट कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एल्बाट्रॉसिस। एल्बाट्रॉसिस एक तरह से लार्ज सी बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो है उनके रिलेशनशिप नहीं तो बहुत लंबे चलते हैं, मोनोगैमस रिलेशनशिप होते हैं, मतलब वो अ, एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं वो लार्ज सी बर्ड्स, और बहुत लॉन्ग टर्म उनके रिलेशंस चलते हैं। तो उसके ऊपर कुछ रिसर्च की गई है और देखा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है उनकी लॉन्जिविटी जो है रिलेशनशिप्स की उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि साउथ अटलांटिक में कि जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो है इन एल्बाट्रॉसिस जो ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉसिस हैं उनके बीच में जो है स्प्लिट्स हुए। तो ये स्प्लिट्स क्यों हुए? अब देखा गया कि ब्रीडिंग फेलियर मतलब मेल और फीमेल अगर ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से एक तरह से ये सो कॉल्ड, ऑफ कोर्स अगर हम इसको कहें तो एक डाइवोर्स हो गया, वो दोनों अलग हो गए, वो जो आपके ये एल्बाट्रॉस है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो है इस डाइवोर्स की वजह से जो है ये डाइवोर्स एक तरह से जो है फीमेल के लिए मोस्टली एक अडेप्टिव स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इसमें एल्बाट्रॉस जो फीमेल है वो अगर ब्रीड नहीं कर पाती है तो वो अपने पार्टनर को डाइवोर्स देती है और वो कहीं और मतलब ब्रीडिंग के लिए चली जाती है। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म जो है डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठा किया था जो है रिसर्चर्स ने फाकलैंड आइलैंड आपको पता ही होगा, जो है आपके अर्जेंटीना के पास है, लेकिन ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ठीक है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई भी हुई है इस फाकलैंड आइलैंड को लेके, क्योंकि ये ब्रिटिश ने कैप्चर किया हुआ है इसको, और अर्जेंटीना कहता है ये मेरी टेरिटरी है, ये इस्लास मलविनास है, वो इसको इस्लास मलविनास आइलैंड्स कहता है, लेकिन अभी भी ब्रिटेन इसको कैप्चर करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो एनीवेज हमारा टॉपिक तो मेन एल्बाट्रॉस के ऊपर है, तो हम एल्बाट्रॉसिस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो एल्बाट्रॉसिस के ये आपको एक तरह से रिलेशनशिप्स के ऊपर स्टडी की गई है, तो आपको रिलेशनशिप्स की स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए एल्बाट्रॉसिस होते क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, लार्ज सी बर्ड्स हैं, जनरली ये सदर्न ओशन और नॉर्थ पैसिफिक में पाए जाते हैं। अब इसमें इनका आईयूसीएन स्टेटस कुछ हम एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी कुछ 3 स्पीशीज़ हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, 5 स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, 7 स्पीशीज़ ऐसे नियर थ्रेटेड है और 7 स्पीशीज़ इनकी वल्नरेबल है। तो अब आपको इसकी लोकेशन और ये पता होना चाहिए कि एल्बाट्रॉसिस होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपको पता है कि एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, लेकिन पहली बार इंडिया ने खुद, नीति आयोग ने अपना खुद इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है, जिसमें ये देखा गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो पुअर पॉपुलेशन रहती है, जो एक तरह से अगर हम कह सकें तो कॉम्प्रिहेंसिवली पुअर जो पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो अब उसमें ये भी कहा गया है, मल्टी डायमेंशनली पुअर भी कह सकते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिवली पुअर पॉपुलेशन जो है वो बिहार में रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है झारखंड आता है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। केरला, गोवा और सिक्किम में सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन है। यूनियन टेरिटरीज का भी डेटा दिया है, दादरा एंड नगर हवेली में 27.36%, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 12.5%। ऐसे डेटा रिलीज़ किया गया है कि पॉपुलेशन पुअर कितनी है, मल्टी डायमेंशनली पुअर कितनी है, ठीक है। अब मैथडोलॉजी क्या यूज़ की गई है इसमें, ग्लोबली एक्सेप्टेड मैथडोलॉजी का यूज़ किया गया है। आपका जो ओरिजिनल ग्लोबल एमपीआई है, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वही सेम मैथडोलॉजी का यूज़ इसमें भी किया गया है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलके ग्लोबल एमपीआई निकालते हैं, वही सेम डेटा यूज़ करते हैं, वही वो मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर जो है डायमेंशंस को कवर किया जाता है, और उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स को देखा जाता है, जैसे न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, स्कूलिंग के ईयर्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा डेटा इकट्ठा करके इन 3 मेन जो है आपके हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो है वो एक तरह से इन एरियाज़ को कवर किया जाता है, और उसके बेसिस पे एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन रहती है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो है वो डेटा उसके ऊपर रिलाई किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई सेपरेट सर्वे नहीं किया जाता,
जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसी का डेटा उठाया जाता है और उसके बेसिस पर ही इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल एमपीआई भी यही है। ग्लोबल एमपीआई जो है 2010 में शुरू किया था ओपीएचआई ने और यूएनडीपी ने, वो भी यही डेटा उठाते हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटीज़, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सारा डेटा उठाया जाता है। और ये डेटा कहाँ, कौन सा डेटा है ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये सारा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नामदा क्राफ्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने आपके जो ऑलरेडी चल रही हैं स्कीम्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कई बार। तो इन स्कीम्स के अंदर नामदा क्राफ्ट के जो है आर्टिसंस को भी ट्रेनिंग देने का प्रोविजन लॉन्च किया है, ठीक है। अब नामदा क्राफ्ट जो है वो कश्मीर में यूज़ किया जाता है, जिसमें वीविंग की जाती है। अब नामदा क्राफ्ट में क्या किया जाता है कि शीप वूल का यूज़ किया जाता है और उसको फेल्टिंग टेक्निक मतलब इंटर वोविंग की जाती है उनकी, मतलब आपके दो फाइबर्स को या दो से ज़्यादा फाइबर्स को ऐसे ही इकट्ठा किया जाता है कि वो बिल्कुल आप मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। तो फेल्टिंग टेक्निक की तरह जो है वो वीविंग नहीं की जाती, मतलब कढ़ाई बुनाई नहीं की जाती, फाइबर को इतना ज़्यादा ऐसे इंटरवोव किया जाता है कि वो बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये नामदा क्राफ्ट जो है ये शीप वूल से जो है इसके थ्रू जो है जो है टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं या फिर आपके फाइबर बनाया जाता है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल्स बनते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो अब ये नामदा जो है क्राफ्ट जो है इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत डिक्लाइन हो गया, ऑलमोस्ट 100% डिक्लाइन देखने को मिला था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये कौशल विकास योजना और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग लेके आते हैं, ताकि हम जो लोकल वहाँ के ट्रेडिशनल लोकल वीवर्स हैं और आर्टिसंस हैं कश्मीर में, उनको हेल्प कर सकें। ऑलमोस्ट 2250 लोग हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर के, उनको हेल्प मिलेगी इस प्रोग्राम के अंदर। उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आए जा रहे हैं ताकि इस क्राफ्ट को, नामदा क्राफ्ट को बचाया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले भी न्यूज़ में था, अब नासा जो है इसको लॉन्च करने लगा था दिसंबर 18 को, लेकिन इसका डेट जो है दोबारा टाल दी गई है। अब वो डेट जो है वो दिसंबर 22 है, ठीक है। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता ही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। और ये एक एरियन 5 ECA रॉकेट के थ्रू साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाने वाला है प्रोग्राम, ठीक है। ये रॉकेट किसने बना के दिया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बना के दिया है। अब इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को कहा जा रहा है कि आपका जो हबल टेलीस्कोप है उसको रिप्लेस करेगा। और ये एक इंफ्रारेड लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि हमारे पूरी यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो स्टडी करेगा, ठीक है। कि कैसे बिग बैंग की सिचुएशन हुई, कैसे हमारे सोलर सिस्टम बना, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ पूरे सोलर सिस्टम का, इसके बारे में भी ये देखेगा, ठीक है। आज तक हमारी पूरी यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज थी, इवन हिस्ट्री में भी कितनी रही हैं, उन सबको भी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सोलोमन आइलैंड्स। तो अभी आपको पता है सोलोमन आइलैंड जो है उन्होंने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो जो है वो कैंसिल कर दिए थे बीजिंग के प्रेशर में। तो इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, वहाँ के लोकल लोग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। चाइनीज़ लोगों के ऊपर जो है वो थोड़ा आक्रमण शुरू हो गया है, मतलब एक तरह से रेसिस्ट जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको उस पॉलिटिकल मोटिव में तो नहीं जाना है कि क्या हो रहा है, वो बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सोलोमन आइलैंड्स क्या, कहाँ पर लोकेटेड है और ये क्या है। तो एक ये सोवरेन कंट्री है, पपुआ न्यू गिनी और नॉर्थ जो है वैनुआतू के पास पड़ता है। ये देखो मैप यहाँ पर अटैच किया गया, ये वानुआतू है, पपुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है। तो ये यहाँ पर सोलोमन आइलैंड है, ठीक है। तो ये एक तरह से 6 मेजर आइलैंड्स हैं और 900 जो है वो स्मॉल आइलैंड्स हैं। और आपके ओशियानिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये ओशियानिया कॉन्टिनेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ता है ये सोलोमन आइलैंड्स। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल ग्राउंड था, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल ऑफ ग्वाडल कनाल भी हुई थी बैटल, याद रखने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स। लेकिन ब्रिटिश ये एक टेरिटरी थी, इसको जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट क्या होता है, मतलब कि अगर उस जैसे भूटान इज़ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, मतलब अगर भूटान के ऊपर कोई अटैक करता है तो इंडिया विल प्रोटेक्ट इट, ठीक है। तो ये सोलोमन आइलैंड जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी थी और प्रोटेक्टोरेट भी था। और सोलोमन आइलैंड्स को 1978 में आज़ादी मिली है, लेकिन अभी भी ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है। और यहाँ के जो है आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ के जो आपके अभी भी वो सिस्टम चला आ रहा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन एलिजाबेथ 2 ही है, ठीक है।
सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट तो आपको सबको पता होगा कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था B11529। तो उसका नाम जो है वो WHO ने क्लासीफाई कर दिया है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना NU नाम होगा उसका, ठीक है, NU हो सकता है, लेकिन फिर WHO ने बोला कि लोग उसको, जैसे हम भी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे ना, मैं आपको कह रहा था बार बार कि NU का मतलब न्यू है, इसको हम प्रोनाउंस न्यू करते हैं बट इसका मतलब न्यू नहीं है, ठीक है। तो यही यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए WHO ने भी कहा कि हम न्यू नहीं रख सकते। फिर एक अगला और सजेशन था CXI, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसको भी नहीं रखा गया, वो आपको पता ही है कि क्यों नहीं रखा गया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन जो है वो रखा गया इसका नाम, और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो सबसे इन्फेक्शियस वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है ये वेरिएंट, और इसके अंदर 30 से ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये, ठीक है। तो किसी भी आपके वेरिएंट को, कोरोना के वेरिएंट को जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो 3 मापदंड होते हैं इसके अंदर। पहला है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, मतलब कितनी ज़्यादा ज़्यादा तरीके जल्दी ये ट्रांसमिट होता है। दूसरा है डिसीज सिवियरिटी, मतलब कि क्या ये विरुलेंट है, फेटल है या नहीं है, उसको भी देखा जाता है। और तीसरा है क्या वैक्सीनेशन को के जो द्वारा दी गई इम्यूनिटी को ये एस्केप कर सकता है या नहीं। तो अगर इस इन तीनों में इसका कैटेगरी में इसके जो है अ, अ, मतलब आप कह सकते हो तो कि परफॉर्मेंस इसकी या फिर इसकी जो है सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है घारे बैर। तो ये एक म्यूज़ियम था कोलकाता में, इसको 200 साल के आसपास जो है बाद अब वो बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसको एक प्राइवेट एंटिटी चलाती थी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके। लेकिन अब इस प्राइवेट एंटिटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब रिन्यू नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो है ना 1833 में इसको बनाया गया था, और जो है डलहौजी स्क्वायर आपको बहुत फेमस है, आपको पता होगा कोलकाता में, वहाँ पर ही उसी जगह पर इसको जो है बिल्डिंग में ये है, जो इसको ये लोकेटेड था घारे बारे। और ये घारे बारे कहाँ से आया नाम, ये आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनकी एक नॉवल थी घारे बारे, उसके नाम पर ये रखा गया था। और सत्यजीत रे ने तो इस टॉपिक पर, इस एक आइकॉनिक नॉवल पर फिल्म भी बनाई थी, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is National Family Health Survey. So recently the second phase data of National Family Health Survey has been released. There are some good news as well as some bad news. So the good news is that India has entered into a territory where our population has started declining. So you already know that 2.1 is that the total fertility rate of 2.1 is the replacement rate, that is the number of people who will die, and the number of people I'm sorry, the of people who will take birth will be equal to the number of people who will be dying in that period of time. Okay, so it means that if 10 people are dying, 10 people are taking birth, so the population is getting replaced by itself. Okay, so that replacement rate must be 2.1, but we are 0.1 0.1 in reduction of that rate, because we have reached the total fertility rate of 2.0, which means that our population will start declining now. India, there is also another good news that there are more females in India than males. There are about 1020 women for 1000 men in India, but the sex ratio at birth remains worrying because it is still low, that is at 929. The children who are either stunted or who are who have displayed the signs of wasting have dropped just by 3%, so there is not much success in this regard. Anemia amongst children, men and women is also increasing. Births in institutional facility has also increased. Children with fully vaccinated have also improved. Children who are being exclusively breastfed has also increased. So all this suggests that
the government's interventions are improving, the society is improving, but we have certain areas where we need to focus upon, like this anemia and child stunting. We have to address the hunger issue in India. uh, Basically these 2 points both indicate that the nutrition segment of our country is not performing well, so we have to focus upon that also. So what is basically NFHS? So NFHS is the initiative of Ministry of Health and Family Welfare, and they have designated this International Institute for Population Sciences in Mumbai as the nodal agency. So it partners with certain international institutes, mostly Americans, and they collect this data based upon several parameters like drinking water, electricity, improved sanitation, what is the sex ratio at birth, what are infant and child mortality rates, and all that. Okay, so after collecting these parameters, it gives out the data in public domain that this is the fact sheet of the country's population. And in this NFHS 5, new queries or new inquiries have also been adopted, like new questions on preschool education, disability, access to a toilet facility, death registration, etc. Okay, so just about no, the this fifth NFHS has just released this second phase data, and we were expecting that this data would not be so good, would not be good, but it is not as bad as it was anticipated earlier. Okay, so anyways, let us see the next topic, which is Wiser. So Wiser is basically a scheme to promote women in the field of research and development, so women's involvement in science and engineering research. It's a joint initiative of India and Germany. So it is a program under Indo-German Science and Technology Center, and we want to enable gender equality and women's participation in science and technology. So what the Department of Science and Technology and German government are doing, they will support women scientists who will be holding regular or long term research in positions in academia or research, and there will be lateral entry. Okay, so let's just imagine that there was a project of in science, in scientific field, which has already started, but certain women were not part of that, but now women will be allowed entry into that project, so it will be called lateral entry, like you have seen in bureaucracy. So this lateral entry will be allowed so that women can participate even if the project is undergoing already, and uh, it will enable easy participation. Government of India and German government will give financial support, and they will be awarding about 20 awards per year. So women will be basically encouraged to participate in research and development in the fields of science and technology. So the next topic is albatrosses. So albatrosses are basically large seabirds, and they are famous for having a long-term monogamous relationship. So monogamous means you are committed to a single partner. You like in we can't say that albatrosses marry, because that's why I'm saying you are committed to a single partner. So in some researchers have conducted a research about their relationship, and how their relationship evolves over time and environment. So it has been found that environmental conditions also play a major role, and it can cause splits between the black broad albatrosses which are found in South Atlantic. So if the either the male or the female are not eligible to or they are not able to reproduce, or they are not breeding, then the other partner can leave that albatross. Okay, so it is basically a divorce. Okay, so if of course it is not a legal divorce, but the partner is leaving its partner. That's why we are calling it divorce. So this species of albatross, which are otherwise long involved in long-lived monogamous relationships, they leave each other just because of breeding failure. And it is basically an adaptive strategy. Why would a female or why would a male stay with its partner? I'm not saying this in human context, of course. I'm just talking about the animal kingdom. So this in this albatrosses, they leave each other in case their partner fails to breed. And this study was conducted at the Falkland Island,
Okay, and this Falkland Island, I have told you, is a part of British territory. It is near Argentina, and it is a conflict between Argentina and Britain. They have even gotten into a war for this territory because Argentina calls it Islas Malvinas, and it claims that this territory is a part. It has been a part of Argentina, and Britain has been forcefully occupying it. So we already know that it is true that British rule has forcefully occupied this territory from Argentina. Okay, so anyways, this is not the topic like I've told you, but it was just some additional information for you. So this albatross, these are basically large seabirds, and they're found in Southern Ocean and the Northern Pacific, and there is no one species of albatross. That's why there are several other species. Some of them are critically endangered, some of them are endangered. So you would not be asked a question as to what as if an albatross is endangered or not. Okay, because there are several species of albatrosses. Like this study upon only black browed albatrosses was conducted, so there are several other types of albatross. Okay, so anyways, let us see the next topic, which is multi-dimensional poverty index. So in last year, global MPI rankings were launched, were issued, and India decided that we will be conducting our own multidimensional poverty index also. So this time, Niti Aayog has conducted it in India, and it has found that Bihar has the highest proportion of people or multidimensionally poor people in India, followed by Jharkhand and Uttar Pradesh. So Kerala, Goa, and Sikkim have the lowest percentage of multidimensionally poor people. Similarly, data regarding UTs have also been launched. So this let us see first the global MPI. So global MPI is basically a measure of multidimensional poverty, and it covers about 107 developing countries. It was first launched in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative as well as UNDP, and they cover about 10 parameters. Okay, and these the data about on these 10 the data on these 10 parameters is collected from the National Family Health Survey. So, based upon this exact same methodology, the Niti Aayog has also compiled this data on health, education, and standard of living, which is basically part of global MPI also. And they have taken data from National Family Health Survey, and that's why they have released that data. And based upon that, these rankings have been given. Okay, so now let us see the next topic, which is Namda Craft. So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched two projects for the revival of Namda Craft. So these two schemes are already the Government of India initiatives, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, as well as recognition of prior learning. And because this Namda Craft was suffering, the export has declined by almost 100% between 1998 and 2008. That's why it was decided that the uh, local weavers and artisans who are part of Kashmir, who had this traditional Namda craft technique, they must be trained, and this traditional technique must be preserved. So this under these weavers and artisans will be trained under these two Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana as well as recognition of prior learning. And this will benefit about 2,250 people from about six districts of Kashmir, and they form about 30 Namda clusters. And this Namda is basically a technique in which you take the sheep wool and use felting technique. Like I was telling you, that it is basically you take multiple fibers or more than two fibers, and you wove them so you just interwove these fibers so intricately that they become just one fiber. Okay, unlike weaving, what you do in weaving is that you just weave two fibers and they are visible separately, but in this felting technique they are not visible, they come out as just one. So this Namda technique is very famous, and because of low availability of raw material, lack of skilled manpower, and market
and marketing techniques, this craft has been suffering, and that's why the government has decided that will be launching some training programs to preserve this endangered craft. Okay, so now let us see the next topic, which is James Webb Space Telescope. So NASA has again changed the date of launch of this James Webb Space Telescope. It was earlier slated to be launched on December 18th, but now the date has been changed to December 22nd. And this is basically, you already know that it is an international collaboration between NASA, European Space Agency, and Canadian Space Agency, and it will be launched from an Ariane 5 ACA rocket, which has been made by the European Space Agency, and it will be launched from French Guiana, that is in South America. So this James Webb Space Telescope is going to replace the Hubble telescope, which was launched in, I think, late 1980s, and now it's time to replace it because it has become too old. And this James Webb Space Telescope is a very large telescope, and it will study every phase of the history of universe, from the Big Bang to how the solar systems emerged, and how the our own solar system emerged, and its entire evolutionary process will be studied. Okay, so it will also look back into the time and see how many galaxies were there earlier, and it will also peer inside the dust clouds and study stars, as well as the planetary systems which are forming today. So now let us see the next topic, which is Solomon Islands. So there is a diplomatic dispute between China and Solomon Islands. So what happened is that Solomon Islands just disconnected its diplomatic relationship with Taiwan only to please the Chinese government, and this led to widespread riots, and people's disaffection was into display against their own prime minister in Solomon Islands. So we don't need to go much deeper into what went through that and what was the actual issue. We just have to see the location of this Solomon Islands, and we'll see it, and what is the area, what is the political status of this country. We have to see just that. Okay, so it is basically a sovereign country, and it consists of about six major islands and 900 smaller islands, and it is part of the Oceania continent. So this is Papua New Guinea, this is Australia, this is Vanuatu, so this is Solomon Islands. Okay, so this was a famous battleground for the World War II, as it was a part of British territory, or it was a protectorate of British Empire. So when it was attacked, the British government came into picture, and there was this battle of Guadalcanal, and we don't need to go into that also. Okay, so Solomon Islands got independence only after 19 only in 1978, but it still has the same uh, status, where the Queen Elizabeth II acts as the head of the state of Solomon Islands. Okay, so like a constitutional monarchy status in Australia, New Zealand, Canada, and several other countries who are also part of the Commonwealth. So even today, Queen Elizabeth acts as the head of the state of this Solomon Islands. Okay. So now let us see the next topic, which is Omicron variant. So we were discussing about B11529 earlier. Okay. So and I was telling you that this will be renamed as new NU. Okay. But like I was telling you that that it is pronounced as new, NU is pronounced as new. So WHO was also concerned that people would not be able to understand it. They would not be able to pronounce it, or because there was confusion about it, so they decided that they will be naming this variant as Omicron. Okay, so this is basically very transmissible, even more transmissible than the Delta variant, and it has about 30 mutations in its spike protein, so it is suggesting that it is very infectious. Currently, we do not know if it is very virulent or not, because there is not enough data available as of now. So it has also been designated as the variant of concern. So how a
particular variant is designated as a variant of concern, so there are three metrics for deciding that. First is the transmission efficiency, as to how much this variant enables the virus to transmit. What is the disease severity, and if that particular variant or strain of the virus allows the virus to escape from the vaccination led immunity. If there is severity in all these three metrics, then then any particular variant is designated as the variant of concern. Okay, so now let us see the next topic, which is Ghare Bere. So this is basically a popular museum exhibition in Kolkata, which is shutting down in the next few days, because the government has not renewed the contract which it had with the earlier private entity known as DAG Museums. So this Ghare Baire is a museum exhibition which was a part of the currency building in the Dalhousie Square area, and it this was built in 1833. It is about 200 years old almost, and it is now closing down. And Ghare Baire is basically the title of Rabindranath Tagore's iconic novel, and it was also a part of Satyajit Ray's film, because he was inspired by this novel and he made a film out of it. Okay, so anyways, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.